भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 से लेकर 237 तक के बेहद महत्वपूर्ण नोट्स हैं। और आज की इस चर्चा का एक बहुत ही खास मिशन है। हाँ, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए। बिल्कुल, जो लोग एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस भारी भरकम संवैधानिक मैनुअल को डिकोड करना हमारा लक्ष्य है। सही कहा। आज हम इन जटिल अनुच्छेदों और जो विधायी प्रक्रियाएं हैं उनकी गहराई में जाएंगे। ये समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, ताकि मतलब ये सिर्फ रटने वाली बात ना रहे, बल्कि हमेशा के लिए याद हो जाए। एकदम। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन अनुच्छेदों को पढ़ते हैं तो ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ नियम नहीं लगते। हाँ, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये सत्ता के स्तंभ हैं, मतलब पिलर्स ऑफ पावर। सरकार कैसे काम करेगी, संसद में कानून कैसे बनेंगे और न्यायपालिका कैसे इस पूरे सिस्टम पर नजर रखेगी, इन सब के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाया गया है। एक बैलेंस है। हाँ, अगर कोई भी हिस्सा अपनी सीमा लांघता है तो पूरा सिस्टम गिर सकता है। इसीलिए इन अनुच्छेदों के पीछे की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है। और जो छात्र एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये चर्चा सीधे तौर पर स्कोर बढ़ाने की एक कुंजी है। बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम्स में सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा अनुच्छेद क्या है। हाँ, वो तो कोई भी रट लेगा। सही कहा। वो ये भी पूछते हैं कि वो लागू कैसे होता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जो है अनुच्छेद 50 और 51। अगर अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव की बात करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग रखता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक खेल का उदाहरण लेते हैं। अच्छा। कार्यपालिका उस मैच को खेलने वाली टीम है जो हर दिन मैदान पर उतरकर फैसले लेती है, और न्यायपालिका उस मैच का अंपायर या रेफरी है। बिल्कुल सही। अब सोचने वाली बात है, अगर खेलने वाला खिलाड़ी ही खुद अंपायर बन जाए तो क्या वो मैच कभी निष्पक्ष हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए ये अलगाव सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि प्राणवायु है। मतलब बहुत ही जरूरी है। करने की ताकत आई है तब तानाशाही की शुरुआत हुई है। बाप रे, बिल्कुल। अनुच्छेद 50 ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के फैसले कानून के दायरे में रहें। सोचिए, अगर किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और मामले की सुनवाई करने वाला जज उसी मंत्री को रिपोर्ट करता हो, तो न्याय कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। अनुच्छेद 50 इसी टकराव को रोकता है और जज को मंत्री से पूरी तरह स्वतंत्र करता है। और फिर इसी के ठीक बाद आता है अनुच्छेद 51, जो भारत के वैश्विक रुख को स्पष्ट करता है ना? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जी हाँ। अनुच्छेद 51 ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपनी आंतरिक व्यवस्था ही ठीक नहीं रखना चाहता, बल्कि पूरी दुनिया में शांति का पैरोकार है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में हमारी भूमिका? एकदम। यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका और जो शांति अभियान होते हैं, उनमें भागीदारी इसी अनुच्छेद 51 का सीधा व्यवहारिक रूप है। अच्छा, तो ये कोई सख्त कानून नहीं है? नहीं, ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि देश की विदेश नीति का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो अंपायर को अलग कर दिया गया और दुनिया को ये भी बता दिया गया कि हम शांति चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैदान पर खेलने वाली इस टीम यानी कार्यपालिका की कमान आखिर किसके हाथ में है? बहुत अहम सवाल है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं संविधान के भाग 5 में, जो संघ की कार्यपालिका से जुड़ा है, अनुच्छेद 52 से लेकर 76 तक। बिल्कुल। इसमें शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से, जो स्पष्ट करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और यहीं पर प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 52 जो राष्ट्रपति से जुड़ा है, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद और अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल, ये 4 अनुच्छेद सुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एसएससी वालों की हिट लिस्ट में है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ संख्या रटने से काम नहीं चलेगा। तो और क्या समझना होगा? उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के चुनाव की बात अनुच्छेद 54 में की गई है, और अनुच्छेद 56 उनके 5 साल के कार्यकाल को तय करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है अनुच्छेद 61, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 61 पर थोड़ा रुकते हैं। अक्सर खबरों में ये महाभियोग शब्द सुनाई देता है, लेकिन क्या भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना किसी आम कर्मचारी को निकालने जितना आसान है? इसका असल मैकेनिज्म क्या है? ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और जानबूझकर इसे ऐसा बनाया गया है। अच्छा।
महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही चलाया जा सकता है। इसे संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी। हाँ, किसी में भी, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़े बहुमत की जरूरत होती है। सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। बाप रे, 2/3? ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ये इतना मुश्किल इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी सरकार केवल राजनीतिक दुश्मनी के कारण देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ना हटा सके। ये लोकतंत्र में स्थिरता लाने का एक तरीका है। तो इसका असल मतलब क्या है? किस चीज का? मेरा मतलब है, अगर अनुच्छेद 53 को पढ़ा जाए तो वो साफ साफ कहता है कि देश की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सेना के कमांडर भी वही हैं, सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो हमेशा प्रधानमंत्री ही नजर आते हैं। सही कहा। अगर अनुच्छेद 53 सारी ताकत राष्ट्रपति को दे रहा है तो फिर प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत कैसे आ गई? ये थोड़ा भ्रमित करने वाला नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर एसएससी के परीक्षक छात्रों को सबसे ज्यादा फंसाते हैं। अच्छा, कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अनुच्छेद 74 को समझना होगा। ओके। के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। और सबसे जरूरी बात, संशोधनों के बाद ये तय कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को इसी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना ही होगा। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है जैसे राष्ट्रपति एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन है। बिल्कुल। कंपनी का सारा काम उन्हीं के नाम पर होता है, लेटर हेड पर उनका नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री उस कंपनी के सीईओ हैं जो असल में रोजमर्रा के फैसले लेते हैं और असल ताकत का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। इसे राजनीति विज्ञान में नाम मात्र बनाम वास्तविक शक्ति कहते हैं, मतलब नॉमिनल वर्सेस रियल पावर। समझ गया। कागजों पर अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन व्यवहार में अनुच्छेद 74 के कारण वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। तो मतलब एमसीक्यू में भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। परीक्षार्थी अक्सर एमसीक्यू में गलती करते हैं जब पूछा जाता है कि भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है। तो इसका उत्तर प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं। एकदम सही। और इसी के साथ अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल का भी जिक्र आता है। ये कौन होते हैं? ये सरकार का मुख्य वकील होता है जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बचाव करता है। समझ गया। तो टीम भी बन गई, कप्तान और सीईओ भी तय हो गए। लेकिन ये टीम काम किस आधार पर करेगी? नियम कहाँ बनेंगे? संसद में। बिल्कुल। ये हमें ले जाता है भाग 3 की ओर, संसद और जो हमारी जटिल विधायी प्रक्रिया है, अनुच्छेद 79 से लेकर 111 तक। हाँ। अनुच्छेद 79 बहुत ही रोचक है। ये संसद को एक त्रिमूर्ति की तरह परिभाषित करता है। त्रिमूर्ति? हाँ, अक्सर लगता है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनेगी। ये एक और जगह है जहां छात्र धोखा खा जाते हैं, है ना?